आज हम बात करने वाले हैं अंश पूंजी लेखे से संबंधित। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कक्षा 12वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर होता है। और यदि आप अंश पूंजी लेखे समझते हैं तो इससे ऋण पत्र भी समझ जाएंगे, क्योंकि दोनों ही एक ही समान होते हैं। जो कंपनी होती है, कंपनी जो बनाई जाती है, वह कंपनी में जिस प्रकार अंशों का लेखा किया जाता है उसी का दूसरा रूप होता है ऋण पत्र। और इन माध्यम से जनता से रुपए लिए जाते हैं। तो वो किस प्रकार से लिए जाते हैं वो इस वीडियो में हम पूरा आपको बताएंगे। और यदि आप पहली बार आए हमारे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे तो उनको फायदा होगा। लाइक करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बात करते हैं आज यहाँ पे अंश पूंजी लेखे की। और देखिए, अंश पूंजी लेखे में हम सबसे पहले इसका आशय समझते हैं कि अंश पूंजी लेखे किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। आशय की बात करेंगे और जो आशय है वह है कि कंपनी लाभ कमाने के लिए, आप देखिए पहला नंबर है लाभ कमाने के लिए बनाई गई व्यक्तियों का संघ होती है। अर्थात व्यक्ति मिल जाते हैं यहाँ पे और मिलने के बाद में वो यहाँ पे लाभ कमाने के लिए काम करते। जैसा एकल व्यवसाय में हमने देखा है, साझेदारी व्यापार में हमने देखा है। एकल व्यवसाय में एक ही व्यक्ति पूरा परिश्रम कर रहा था, मैनेज कर रहा था, उसको और आवश्यकता हुई तो उन्होंने साझेदारी प्रारंभ किया। और अब वहां पे भी साझेदारी की भी कुछ कमियों को देखते हुए वह कंपनी का प्रारंभ यहाँ पे करेगा। अर्थात कंपनी प्रारंभ करेगा लाभ कमाने के लिए। इसलिए यहाँ कहा गया है कि व्यक्तियों का संघ होती है जो कानून द्वारा, कानून यानी विधान, जो हमारे देश का कानून है उस कानून या एक नीति नियम के अनुसार कानून द्वारा निर्मित होती है, जिसका पृथक नाम होता है। पृथक यानी अलग से नाम होता है, अपने सदस्यों का पृथक अस्तित्व होता है। जो सदस्य होते हैं उनका भी एक अलग से एक अस्तित्व होता है। वो कैसे अस्तित्व होता है वो पूरी हम बात करेंगे यहाँ पे। इनके सदस्यों का दायित्व जो होता है वो सीमित होता है। आपको ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और इनको समझ के रखना। सीमित, हमने आपको साझेदारी में बताया था कि साझेदारों का दायित्व जो होता है वो असीमित होता है, लेकिन यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि जो अंश है और अंश जो खरीदता है यानी इसके सदस्य जो होते हैं उनका दायित्व जो होगा वो सीमित होगा। इनकी सार मुद्रा होती है। सार मुद्रा अर्थात आप जानते हैं किसी कंपनी को भी आप कैसे जानते हो, जो उसकी सील होती है, सील जहाँ पे लगी रहेगी उससे आप पहचानते कि इस नाम की फला नाम की कंपनी है। अर्थात उसकी एक सार मुद्रा होती है। इसकी पूंजी जो होती है वो छोटी छोटी इकाइयों में बांट दी जाती है। बहुत बड़ी पूंजी होती है, उस पूंजी को छोटे छोटे भागों में टुकड़े टुकड़े बांट कर दिए जाते हैं। और वो छोटी जो इकाई होती है उन्हें हम अंश कहते हैं। जो छोटी छोटी इकाई होती है उनको ही हम अंश कहते हैं। सीधा सा हम यदि देखें तो कंपनी लाभ कमाने के लिए बनाई गई व्यक्तियों का एक संघ होती है। व्यक्ति यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, माने कितने व्यक्ति होंगे तो वो उसकी गिनती नहीं होती यहाँ पे। तो व्यक्तियों का संघ होती है जो कानून द्वारा निर्मित होती है। जो कानून होता है, विधि विधान होता है, उस कानून के द्वारा वो निर्मित होती है। और देखिए यहाँ पे इसका पृथक नाम और अपने सदस्यों का अस्तित्व होता है। इसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। इसकी सार मुद्रा होती है, इसकी एक सील होती है और इसकी जो पूंजी होती है वो छोटी छोटी इकाइयों में बटी होती है। उन्हें हम अंश कहते हैं। और एक बात यही बताना चाहूँगा मैं कि जो अंश होते हैं वो जो व्यक्ति खरीदते हैं उन्हें ही हम अंशधारी कहते हैं। अंश को धारण करने वाला व्यक्ति ही अंशधारी कहलाता है। कुछ विद्वानों ने अपनी परिभाषा दी है, जैसे प्रोफेसर हैने के अनुसार क्या परिभाषा, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। कि इन्होंने कहा कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित, हमने जैसा यहाँ आशय में देखा था यहाँ पे ही बताया गया था कि कानून द्वारा निर्मित होती है, और इन्होंने कानून को विधान बोल दिया, विधान द्वारा निर्मित होती है। कृत्रिम व्यक्ति है, या एक शब्द आया कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम कहने का मतलब हम जो है हम वास्तविक व्यक्ति है, इंसान है इसलिए वास्तविक है, लेकिन कंपनी जो है व्यक्तियों का संघ तो होती है, व्यक्ति ऐसा पूरा काम तो करती है, लेकिन वो कैसी है, कृत्रिम है, यानी मनुष्य द्वारा बनाई गई है, इसीलिए उसे कृत्रिम है। और इसलिए कृत्रिम व्यक्ति कहा गया है, जिसका पृथक अस्तित्व होता है। अर्थात इनके सदस्यों का जो अस्तित्व होता है वो अलग होता है, पृथक होता है, जिसकी एक सार मुद्रा होती है। यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा एक मिनट, पृथक अस्तित्व होता है, शाश्वत उत्तराधिकार होता है। उनको उत्तराधिकार भी मिलता है। जिनने अंश खरीदा तो वह अपने दूसरे जो उनके उत्तराधिकारी होंगे उन्हें ट्रांसफर कर देता है, उत्तराधिकार होता है, जिसकी
चार मुद्रा होती है अर्थात एक शील भी होती है। ये परिभाषा प्रोफेसर हेने ने कही है और ये परिभाषा कई बार पूछ ली जाती है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होती है कक्षा 12वीं के लिए। और एक विद्वान है जिन्होंने अपनी परिभाषा दी है, न्यायाधीश जेम्स ने दी है कि कंपनी एक निश्चित उद्देश्य के लिए, अब जब कंपनी आप ओपन कर रहे हो, कंपनी का प्रारंभ कर रहे हो, तो आपके पास एक निश्चित उद्देश्य होगा। उस निश्चित उद्देश्य के लिए संगठित व्यक्तियों का एक समूह है, जो व्यक्ति है उनका संगठन है, उनका एक समूह होती है। इस प्रकार इन दो विद्वानों ने परिभाषा दी है और आशय दिया है। यदि आपने ये आशय और परिभाषा को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है तो इसके द्वारा ही आप इनकी विशेषताएं, इनसे लाभ क्या है, इनके हानि क्या होगी, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब इसी पे डिपेंड है। इसलिए ये आशय और परिभाषा को बहुत अच्छी तरह आप समझ लें, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। इसलिए एक बार पुनः आप बिल्कुल पढ़ लें और इसे टाइप कर लें और नोट डाउन भी कर सकते हैं आप अपनी कॉपी में। और जब भी हमारा वीडियो आता है तो आप कॉपी लेकर जरूर बैठें और जो महत्वपूर्ण बातें होती है उन्हें लिखते भी जाएं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे अब इनकी विशेषताओं की, कि जो कंपनी है इनकी विशेषताएं क्या है, और जो विशेषता होगी उन्हें आप नोट डाउन भी करते जाएं और हम इसे समझा देते हैं। विशेषताएं कंपनी में सबसे पहले हमने आशय देखा था, और आशय में आपने देखा होगा कि जो आशय में हमने लिखा था कि कंपनी लाभ कमाने के लिए बनाई गई व्यक्तियों का संघ होती है, जो कानून द्वारा निर्मित होती है। एक यहाँ पे हमने नाम देखा था कृत्रिम व्यक्ति। तो पहला विशेषता का जो पॉइंट होगा वह हम बोलते हैं कृत्रिम व्यक्ति। अब कृत्रिम व्यक्ति क्यों कहा है कंपनी को, क्योंकि हमने आपको समझाया था कि कंपनी जो है विधान द्वारा निर्मित होती है, व्यक्तियों का एक संघ होती है। कंपनी कोई व्यक्ति नहीं होती, लेकिन काम पूरा अनुबंध जो होता है, समझौता जो होता है, लेन देन जो होता है, क्रय विक्रय भी किसके नाम से किया जाएगा, तो वह कंपनी के नाम से ही किया जाएगा। और इसी कारण इसे हम कृत्रिम व्यक्ति कंपनी को कहते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। पहला हमने पॉइंट यहाँ पे लिखा है कृत्रिम व्यक्ति। दूसरी हमने यहाँ पे देखिए जो लिखा है कि कानून द्वारा निर्मित होती, इसके सदस्यों का यहाँ पे दायित्व कैसा होता है, सीमित होता है। तो इसे भी एक पॉइंट बना लेते हैं हम। सीमित दायित्व की बात करते हैं। सीमित दायित्व क्या होता है, तो हमने आपको बताया था कि जैसे साझेदारी पढ़ रहे थे, साझेदारी पढ़ते समय हमने बताया था आपको कि इसके सदस्यों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। असीमित इसीलिए कहा था कि यदि फर्म को हानि होती है, साझेदारों को हानि होती है, तो जितनी भी हानि हुई है वह फर्म की संपत्ति से तो दे दी जाती थी, लेकिन यदि इसके बाद भी हानि को यदि देना है किसी को तो निजी संपत्ति से उसे वहन करना होता था। इसीलिए हमने उसे असीमित कहा था। यहाँ पर सीमित है, जो अंशधारी होते हैं, अंशधारी का दायित्व जो होगा वो सीमित होगा। क्यों होगा सीमित, उसका कारण है कि जितने रुपए का उन्होंने अंश खरीदा है उतनी हानि तक ही वह वहन करेगा, उससे अधिक वह हानि को वहन करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसलिए हमने कहा कि साझेदारी में असीमित और कंपनी के सदस्यों का दायित्व जो होता है वो सीमित होता है। अक्सर करके परीक्षा में ये दोनों पूछा जाता है कि साझेदारों का दायित्व होता है, खालिस्तान होता है, तो आपको वहाँ पे असीमित लिखना है, और यहाँ पर कंपनी के सदस्यों का जो दायित्व होता है वो सीमित होता है। बिल्कुल याद रखना है, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो हमने पहला पॉइंट यहाँ पे देखा कृत्रिम व्यक्ति, दूसरा है सीमित दायित्व, तीसरा हम बात कर लेते हैं कानून नियम की, अर्थात तीसरा हो जाएगा पृथक वैधानिक अस्तित्व की बात कर लेते हैं। जो पृथक वैधानिक अस्तित्व होगा, अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे कि सदस्यों का जो दायित्व होता है, जो कानून द्वारा अस्तित्व होगा उनका वो अलग होगा। जैसे हमने आपको साझेदारी में भी बताया था कि जो साझेदार होते हैं वो अलग होते हैं, और जो साझेदारी फर्म होती वो अलग होती है। एकल व्यवसाय में भी हमने ये बताया था पृथक वैधानिक अस्तित्व की मान्यता यहाँ पे लागू होगी, क्योंकि व्यक्ति अलग है और व्यवसाय अलग है। ऐसे ही यहाँ पे कंपनी में कंपनी एक पृथक वैधानिक अस्तित्व रखेगी सदस्यों के साथ, क्योंकि ये सदस्य अलग होंगे और कंपनी का मैनेजमेंट करने वाले व्यक्ति अलग होंगे। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। पहला पॉइंट हमने देखा यहाँ पे कृत्रिम व्यक्ति, दूसरा सीमित दायित्व, तीसरा पृथक वैधानिक अस्तित्व, और चौथा देखिए लाभ कमाने के लिए बनाया गया। यहाँ पे हमने पहला पॉइंट जो है वो आपको बताया था कि यहाँ पर क्या है, लाभ के लिए
जो बनाया गया है, यहाँ पे लिखा था लाभ कमाने के लिए बनाया गया है। तो चौथा पॉइंट हम यहाँ पे डाल सकते हैं, लाभ कमाने के लिए संघ। और यहाँ पर हमने देखिए लाभ कमाने के लिए व्यक्ति यहाँ पे कंपनी की स्थापना करता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि मुझे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो और उस लाभ को मैं अपने में डिस्ट्रीब्यूट करूं और वह अंशधारी को लाभांश के रूप में दिया जाता है। इसलिए लाभ कमाने के लिए बनाया गया यह व्यक्तियों का संघ होता है। इसलिए हमने कंपनी लाभ कमाने के लिए बनाई गई व्यक्तियों का एक संघ होती है। पहला ही यहाँ पे आशा में पॉइंट लिखा। देखिए हम जो भी विशेषताएं यहाँ पे लिख रहे हैं वो पूरी विशेषताएं आशा से ही निकाल के हम यहाँ पे ला रहे हैं धीरे धीरे। पहला हमने कृत्रिम व्यक्ति कहा, दूसरा सीमित दायित्व कहा, तीसरा पृथक वैधानिक अस्तित्व कहा, चौथा हमने यहाँ पे लाभ के लिए ऐच्छिक संघ की बात की, लाभ कमाने के लिए एक संघ बनाया गया। और आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ पे लिखा था कि इसकी पूंजी जो होती है छोटी छोटी इकाइयों में बटी होती है, जिसे हम अंश कहते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि यह जो है लाभ के लिए ऐच्छिक संघ के बाद में जो अंश हैं इनकी बात कर सकते हैं कि 5वां नंबर अंशों का हस्तांतरण, यानी जो अंश है उन्हें हम हस्तांतरित कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जो कंपनी के यहाँ पे अंश होंगे उन्हें हम हस्तांतरित कर सकते हैं, उनका हस्तांतरण किया जा सकता है, एक से दूसरे को यहाँ पे हस्तांतरण किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंपनी में अंशधारी जो द्वारा जो अंशों का क्रय किया जाता है उनका हस्तांतरण किया जा सकता है। अगला हम देखते हैं, हमने एक पॉइंट और लिखा था यहाँ पे सार मुद्रा। इन्हीं से हम पूरे पॉइंट उठाकर रख रहे हैं यहाँ पे। सार मुद्रा अर्थात आप यहाँ पे जानते हैं सार मुद्रा का अर्थ क्या है, और आप जानते हैं कि सार मुद्रा का अर्थ होता है शील। तो कंपनी को कोई नहीं पहचानता, सिर्फ उसकी जो सार मुद्रा होती है, जो शील होती है, उस शील से ही पहचाना जाता है कि यह XYZ लिमिटेड कंपनी है। उसके बिना इसे नहीं जाना जा सकता, क्योंकि यह एक कृत्रिम व्यक्ति है। इसलिए हर एक कंपनी की एक सार मुद्रा होती है और वो रजिस्टर्ड होने के बाद ही सार मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। एक बात और हम यहाँ पे बताना चाहेंगे आपको। अगला पॉइंट जो आएगा 7वां, कि जो पूरा प्रोसेस है यहाँ पे देखिए कानून द्वारा निर्मित होती है। जब निर्माण कानून द्वारा होता है तो हम एक पॉइंट यहाँ पे डाल सकते हैं कि कानून द्वारा अंत, अर्थात हम कंपनी का जो समापन करेंगे वह कानून विधि विधान के अनुसार ही किया जाएगा। और यहाँ पे कंपनी के लिए आप देखिए कंपनी अधिनियम जो लागू होगा वह है कंपनी अधिनियम। अभी वर्तमान में अधिनियम वर्तमान में जो चल रहा है वह 2013 चल रहा है, और वर्तमान के जो नियम लागू होंगे वो 2013 के नियम यहाँ पे लागू होंगे। 2013 में जो नियम है वर्तमान में वो लागू होंगे। इससे पहले कंपनी अधिनियम 1956 चल रहा था, वह लागू था। अब वर्तमान में 2013 लागू है। इसकी भी ढेर सारी बातें हैं, इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, उन पर भी हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए अगले वीडियो में हम और भी थ्योरी आपको लेकर आएंगे। इसके बाद में पंजी प्रविष्टियों से संबंधित और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल होते हैं वो आपको समझाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें या ना करें, लेकिन शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।